जय हिंद छात्रों, एमएस डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि जैक कक्षा 9 का मॉडल प्रश्न पत्र द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा के लिए जारी कर दिया गया है। आप इस वीडियो में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है, जिसमें आज हम लोग विषय गणित का सेट 1 लेकर के आए हैं। इसमें कुछ सामान्य निर्देश है जिसको हम लोग देखेंगे। जैसा बताया गया कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, ये तो जनरल चीज है। इस प्रश्न पत्र में जो हम लोग का सेकंड टर्मिनल का मतलब जो द्वितीय सार्वजनिक परीक्षा होगा उसमें कुल मिला के 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब क्या कि यहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे वो 3 सेक्शन में होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सेक्शन बी जो होगा उसमें प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक ये लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इसमें 7 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से 5 का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 3 अंकों का निर्धारित होगा। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुल मिलाकर 7 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को देना होगा। 2 क्वेश्चन ऑप्शनल होगा, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं उसका उत्तर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न संख्या 15 से 19 तक जो सेक्शन सी का है, इसमें कुल मिलाकर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 5 प्रश्न में से हम लोग को 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5 अंकों का होगा, मतलब ये दीर्घ उत्तरीय है। तो यहाँ पर अब हम लोग इस वीडियो में, ये जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए के जो प्रश्न है उसको करेंगे। इसके बाद सेकंड वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें सेक्शन बी का, और थर्ड वीडियो जो अपलोड करेंगे उसमें सेक्शन सी के सारे प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको किया गया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि चतुर्भुज का पहला कोण, तो जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया होता है तो कोई वेरिएबल के साथ हम लोग सभी को कंसीडर कर लेते हैं। उसी में क्या किया गया, पहले कोण का माप बराबर 3x, दूसरे कोण का माप बराबर 5x, तीसरे कोण का माप बराबर 9x तथा चौथे कोण का माप बराबर 13x। इस तरह से जो अनुपात में दिया हुआ था उसको हम लोग वेरिएबल x के रूप में ले लिए। अब यहाँ हम जानते हैं कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज जो होता है उसके अंतः कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चारों कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री। तो 3x + 5x + 9x + 13x बराबर 360 डिग्री। इन सबों को 3, 5, 8 और 9, 17 और 13 जोड़ेंगे तो वो होगा 30x के बराबर, और 30x जो है वो 360 के बराबर। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x के साथ 30 गुना में है, बराबर के उधर ले जाते हैं तो वो भागा में हो जाता है, और 30 से 360 को भागा देने के बाद यहाँ हम लोग को 12 प्राप्त होता है। ये 12 जो आया वो x का मान है। अब एक एक करके x का मान 3 में, 3x में, 5x में, 9x में और 13x में पुट करेंगे तो वहां से चारों कोणों का जो माप है वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं पहले कोण का माप बराबर 3 × 12, क्योंकि x का मान हम लोग का 12 आया था तो 12 × 36 डिग्री। इसके बाद दूसरे कोण का माप 5 × 12 बराबर 12 × 5 60 डिग्री, तीसरे कोण का माप 9 × 12 अर्थात 108 डिग्री, और चौथे कोण का माप बराबर 13 × 12 बराबर 156 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 1 जो इस सेट में दिया गया था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर
तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। कोण ADC का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ये जो कोण ADC है इसका मान ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं इस आकृति में वृत्त के ऊपर तीन बिंदु ABC है जिसमें केंद्र के साथ मिलाया गया है इसको। तो एक चाप होगा ABC, इस चाप से केंद्र के ऊपर अंतरित कोण है कोण AOB, कोण BOC। इसके पश्चात देख सकते हैं इसके अतिरिक्त जो ABC चाप है इसके अतिरिक्त भी एक बिंदु वृत्त के ऊपर दिया गया है और यहां से कोण ADC बन रहा है। इसी कोण ADC का मान हम लोग को यहां ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देख सकते हैं आकृति में जो दिया हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। आकृति में दिया है कि कोण AOB बराबर 60 डिग्री, BOC बराबर 30 डिग्री। तो अगर यदि इस दोनों को मिला दिया जाए तो AOC बन जाएगा। तो यहां से कोण AOC का मान हो जाएगा कोण AOB प्लस कोण BOC। अब कोण AOB का मान 60 डिग्री और कोण BOC का मान 30 डिग्री, दोनों को मिला देते हैं तो कुल मिला के आ जाता है 90 डिग्री जो कोण AOC का मान है। इसके बाद एक प्रमेय है 10.8, उस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी कोण किसी चाप के द्वारा वृत्त पर जो अंतरित कोण होता है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। उसी चीज को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि प्रमेय 10.8 से हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के एकांतर बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। अर्थात ये जो वृत्त पर कोण बनता है, किसी भी चाप के द्वारा वृत्त पर जो कोण बनाया जाता है वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब क्या, जो कोण AOC होगा वो कोण ADC का 2 गुना होगा। इसी चीज को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि कोण AOB बराबर 2 कोण ADC। अब यहाँ से ADC को छोड़ दिए, कोण 2 जो है इसके साथ देख सकते हैं ये जो 2 है यहाँ गुना में है, बराबर के उधर ले गए तो 1/2 कोण AOB हो जाएगा और AOB का मान हम लोग यहाँ पर निकाल चुके थे 90 डिग्री। इसी को यहाँ पुट कर दिए 90 और 2 से इसको डिवाइड कर दिए तो इस प्रकार कोण ADC का मान 45 डिग्री प्राप्त हो जाता है। जो हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जिसमें कहा गया है ये रचना से है। रचना करने के लिए दिया गया है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। यहाँ पर हम लोग को कंपास की आवश्यकता होगी, बिना प्रकाल का इस कोण का निर्माण नहीं किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं एक किरण लेने के लिए बोला है और यहाँ पर हम लोग एक किरण लिए हैं जो OB है। तो OB को हम लोग एक किरण मान लेते हैं और इसके प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए 45 डिग्री के कोण की रचना करने के लिए बोला है। तो जब भी हम लोग 45 डिग्री का कोण बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को 90 डिग्री का कोण बनाना होता है। तो OB एक किरण लिया गया, इसके ऊपर O को केंद्र मानकर एक अर्क कट किए जो OB किरण को बिंदु X पर प्रतिच्छेद करता है। अब बिंदु X को केंद्र मानकर जो प्रीवियस अर्क था उसको हम लोग कट कराते हैं। तो देख सकते हैं बिंदु D पर इस अर्क को यहाँ पर ये काटता है। इसके बाद अब D को केंद्र मानकर फिर से उसी जो प्रीवियस अर्क था उसको काटते हैं तो वो C पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहां से हम इसको समद्विभाजित करते हैं तो ये दोनों अर्क एक बार D से और एक बार C से लेकर के तो ये बिंदु E पर कटता है और यहां से बिंदु E से O को मिलाते हुए एक और किरण खींचते हैं जो OA है। अब इस तरह से हम लोग का यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब जो 90 डिग्री का कोण बना OA और OB के साथ, तो OA के ऊपर एक बिंदु Q लेते हैं और OB के ऊपर एक बिंदु P लेते हैं और P को केंद्र मानकर और Q को केंद्र मानकर
इस अर्क को बाइसेक्ट करते हैं और फिर इस बाइसेक्टर को हम लोग देख सकते हैं, जो बाइसेक्टर अर्क है उसको F लिया गया है और OF को मिला देते हैं और यहाँ से OE एक किरण खींचते हैं। तो जो 45 डिग्री का कोण था वो, ये 90 डिग्री का जो कोण था वो बराबर 2 भाग 45 डिग्री में बन गया। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर होगा वो 45 डिग्री के लिए कोण EOB प्राप्त होता है, जो हम लोग को रचना करने के लिए कहा गया है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। यहां पर इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज है जिसके दो भुजा का लंबाई दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है। तो यहां से सबसे पहले इस त्रिभुज में तीसरे भुजा की माप को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो उसके सभी भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले राइट डाउन करते हैं। दिया है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर। देख सकते हैं ये 32 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। इसका पहला भुजा उसको A से सूचित किए जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा B बराबर दिया हुआ 11 सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना कि तीसरा भुजा C जो है वो X है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप इसके भुजाओं के योग के बराबर होता है। देख सकते हैं परिमाप दिया हुआ 32 सेंटीमीटर, तो परिमाप के जगह पर हम लोग 32 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसके बाद भुजाओं का योग, तो तीनों भुजा 11 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और x। यहां से 11 और 8 को जोड़ करके और बराबर के उधर ले जाके घटाते हैं तो x का मान जो हम लोग को मिलता है वो 32 - 19 बराबर 13 सेंटीमीटर मिलता है। मतलब इस त्रिभुज में जो तीसरी भुजा है उसकी लंबाई हम लोग को 13 सेंटीमीटर मिल जाता है। यहां से s निकालते हैं जिसको त्रिभुज का अर्ध परिमाप भी कहा जाता है। S निकाल लेते हैं A + B + C बटे 2 से, तो 2 ये 8 + 11 + 13 सेंटीमीटर बटे 2, इस सभी को जोड़ने से 32 सेंटीमीटर और 32 को 2 से काट दिए तो S का मान आ जाता है 16 सेंटीमीटर। इस तरह से S मिल गया। अब हिरोन सूत्र से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A, S - B और S - C। तो सभी का मान बारी बारी से पुट करते हैं। S के जगह 16 सेंटीमीटर, फिर 16 - 8 सेंटीमीटर गुने 16 - 11 सेंटीमीटर और 16 - 13 सेंटीमीटर। ये 16 में 8 चला जाता है, 8 बचता है, 16 में 11 चला जाएगा तो 5 और 16 में 13 चला जाएगा तो 3। यहां से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो देख सकते हैं ये जो 16 है इसको हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। 8 का पेयर बनाने के लिए 16 को 2 भाग में बांट देते हैं तो हो जाएगा 2 × 8 और 8 का 2 पेयर है, इसको हम लोग वर्गमूल के चिन्ह से बाहर निकाल सकते हैं तो 8 हो जाएगा और 5 × 15 दूना 30। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कहा गया है कि एक टीम है जो फुटबॉल के मैच में 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए गए डाटा दिया हुआ है कि कितना गोल किया। पहले मैच में 2 गोल, दूसरे मैच में 3 गोल, तीसरे मैच में 4, चौथे में 5, पांचवें मैच में 0 गोल, उसके बाद छठे में 1, 7वें में 3, 8वें में 3, 9वें में 4 और 10वें में 3 गोल किया। इन गोलों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये जो जितने गोल किए गए इसका माध्य ज्ञात करना है। तो टीम द्वारा किए गए गोल जो है उसको हम लोग रख दिए। इसके बाद ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको सबसे पहले अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में इसको सजा दिए। अब माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग, मतलब कुल मिला के जितने प्रेक्षण यहाँ पर दिए गए हैं प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या दोनों को भाग दे देते हैं तो हम लोग को उसका माध्य मिल जाता है। और ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब डाटा यह वर्गीकृत आंकड़े का होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ ये एक अवर्गीकृत आंकड़ा है, इसलिए माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या का फॉर्मूला लगाते हैं। अब 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3 + 4 + 4 + 5 बटे 10, ये सभी को जब जोड़ा जाता है तो 1, 2, 3, 3, 6, 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 15 और 4 19, 19, 4 23 और 5 28 प्राप्त होता है। और बटे में प्रेक्षणों की संख्या 10 है तो 28 बटे 10। अब 28 को 10 से भाग देते हैं तो इसका औसत प्राप्त होता है या माध्य प्राप्त होता है 2.8। इस तरह से इस सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट
हो गया। अब यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया गया है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में या कह सकते हैं बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि एक तरह की जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी एक जगह अरेंज हो जाता है, तो उसका बारंबारता लेना आसान हो जाता है। तो जब इसको अरेंज किए तो इसमें से सबसे छोटी संख्या 14, तो जितनी बार 14 है सभी को एक साथ रख दिए। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, कुल मिला के 14 4 बार है, तो सभी को एक जगह रख दिए। उसके बाद 17, उसके बाद 18, 18 3 बार है, उसको एक जगह रख दिए। 22 है, 23 है, 25 है और 28 है, सभी एक एक बार यूज किया गया है। तो बहुलक जो होता है आंकड़ा का, वो उस आंकड़े में जो डाटा दिया रहता है उसमें जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है उसी को बहुलक कहा जाता है। तो देख सकते हैं इस आंकड़े में 14 जो है सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, इसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार है, इसलिए हम लोग लिखे कि इस आंकड़ा में 14 की बारंबारता सबसे अधिक है, अधिक 4 है, इसीलिए इसका बहुलक 14 होगा। इस आंकड़े में सबसे अधिक बार 14 आया है। देख सकते हैं 14 4 बार है, इसके बाद 18 जो है वो 3 बार, 17 1 बार, बाकी सभी एक एक बार है। तो यहाँ सबसे अधिक रिपीटेशन जो है वो 14 का है, इसलिए इसका बहुलक भी 14 ही होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन 7, जो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 7, जो इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन होगा और इस वीडियो का भी अंतिम क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है, प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। कहने का मतलब यह है कि एक सिक्का है जिसको कुल मिलाकर 1000 बार उछाला जाता है। तो जब भी सिक्के को उछाला जाता है तो चीत और पट 2 घटनाएं घटित होने की संभावनाएं होती हैं। तो इसमें दोनों की बारंबारता दी गई है कि चित जो है 455 बार प्राप्त होता है और पट जो है 545 बार प्राप्त होता है। तो दोनों तरह की घटना का प्रायिकता हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहली बात कि इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। सिक्के को जितना बार उछाला जाता है कुल परिणाम की संख्या वही होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दिया है कि कुल परिणामों की संख्या, और हम लोग कुल परिणामों की संख्या को ns से लिखते हैं। ns बराबर हो गया 1000। अब चित प्राप्त होने के लिए, जो चित प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब जो घटना घटित हो रही है उसको हम लोग अनुकूल परिणाम कहते हैं और अनुकूल परिणामों को ne लिखते हैं। ne बराबर 455। अब इसकी प्रायिकता मतलब क्या, चित प्राप्त होने की प्रायिकता Pe बराबर ne बटे ns। ne का मान रख दिए 455 बटे में 1000, और जब इसको डिवाइड करते हैं तो 0.455 आता है। चूंकि जब भी 1 के बाद 00 का फॉर्म होता है तो जितना 0 नीचे होते हैं उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगाया जाता है, इसलिए 0.455 इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें बोल रहा है पट प्राप्त होने के लिए। तो पट प्राप्त होने के लिए देख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या ne बराबर 545 होगा। कुल परिणाम तो सेम है, उसी सिक्के के बारे में यहाँ भी बोला गया है। अब इसकी प्रायिकता Pe बराबर ne बटे ns। यहां से हम देख सकते हैं ne का मान 545 और ns का मान 1000। यहाँ फिर से 3 जीरो है, तो जब भी यहाँ से जीरो हटाएंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा और यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 0.545। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो के माध्यम से सेट 1 का जो मैथ का सेट 1 था उसका सेक्शन ए का क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हमारे साथ बने रहिए अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक का होगा उसका आंसर, और उसके बाद एक और वीडियो अपलोड होगा जिसमें हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।